जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एनटीपीसी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में एनटीपीसी में आने वाले ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवाने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उससे पहले आपको कवर कर दे साथियों, आपके एग्जाम में जीके का 40 क्वेश्चन, मैथ का 30 क्वेश्चन एवं रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर आपका 100 क्वेश्चन का एनटीपीसी का एग्जाम होता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि सीधे 16 मार्च के पेपर में आने वाला सवाल है। यह वीडियो उनके लिए होने वाला है जिनका पेपर 16 मार्च से स्टार्ट है। अगर आपका पेपर 16 तारीख का हो गया, 19 मार्च को हो गया, अगर इस डेट में अगर आपका पेपर है तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी या समान नागरिक संहिता या शॉर्ट में इसको यूसीसी भी बोलेगा तो सेम ही बात है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? याद रखिएगा साथियों, समान नागरिक संहिता से कौन सा संबंधित है? तो अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है साथियों? तो देखिए, चार चार क्या है? समान है। और यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है? समान नागरिक संहिता कर रहा है। और ऐसा एक प्रश्न हर बार एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको कह दूं, इस संविधान से आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 प्रश्न हर बार पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। तो समान नागरिक संहिता यानी समान यानी बराबर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 4 बराबर है, तो आप ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता आपका हो गया अनुच्छेद 44 से। इसमें और क्या पूछा जाता है साथियों? किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। किस संविधान को, मतलब किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है, ठीक है ना। और भी इसमें काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे में संविधान से इंपोर्टेंट, भारतीय संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था? तो याद कीजिएगा साथियों, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगर मैं कहूंगा साथियों, संविधान को बनाने में टोटल कितना खर्च आया था? तो 64 लाख रुपया खर्च आया था। अगले नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, जो कि आपका हिस्टोरी से सवाल है, जो कि हर साल ऐसा एक सवाल एनटीपीसी में पूछा जाता है। सवाल आपका क्या कर रहा है? हर्यक वंश का वह शासक कौन था? जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश का वह शासक कौन था जिसे कुनिक के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा साथियों, हर्यक वंश का वह कौन सा शासक था जिससे कुनिक के नाम से भी जाना जाता था? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है साथियों, अजात शत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता था। और यहां से यह भी सवाल पूछा जाता है, अजात शत्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अजात शत्रु किस वंश का शासक था, तो आप याद रखिएगा साथियों, हर्यक वंश का शासक था, जिनको कुनिक के नाम से भी जाना जाता था। और यह किसका पुत्र था साथियों? तो यह बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था, जो अपने पिता की हत्या कर दिया था। याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। यहां से सवाल क्या क्या बन सकता है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हर्यक वंश का शासक कौन था? तो अजात शत्रु था। हर्यक वंश का शासक कौन था? अजात शत्रु था, जिसे कुनिक के नाम से जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कुनिक किसका उपनाम है, तो अजात शत्रु का। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। और अजात शत्रु के पिता का नाम क्या था साथियों? तो याद रखिएगा, आपको ऊपर दिया हुआ है बिंबिसार, ठीक है ना। चलिए, 3 नंबर का सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी, ऐसा कौन सा नदी है साथियों जो सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच से बहती है? नदी से भी आपके एनटीपीसी में सवाल कवर किए जाते हैं साथियों। मैं कहूंगा साथियों, आप इस वीडियो का पूरा निचोड़ कर लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नदी है जो सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच से बहती है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है साथियों, नर्मदा नदी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे
आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। यह कहां से बहकर बहती है? तो सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच से होकर बहती है। जैसे में यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है साथियों, जैसे में महानदी से। महानदी से क्या सवाल पूछा जाता है? सबसे पहले महानदी आखिर है कहाँ में? महानदी किस राज्य में साथियों? तो ये आपका ओडिशा में। महानदी किस राज्य में है साथियों? ओडिशा में। याद रखिएगा। और इस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और कुछ इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम में साइंस का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे में ये वाला प्रश्न आपकी एनटीपीसी में 2-3 बार लगभग में रिपीट हो चुका सवाल है, तो आप ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। सवाल आपका क्या कह रहा है? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसका मात्रक है? बताइएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है साथियों? तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, यह दूरी का मात्रक होगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होगा? दूरी का। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। बिल्कुल राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है साथियों? दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है। और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं साथियों? तो प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और एक बार आपके एग्जाम में क्या सवाल पूछा गया था साथियों? प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश का चाल जो निर्वात में होता है साथियों, वह 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है साथियों? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहां है? सबसे पहले सार्क आपको समझा दे, तो सार्क एक टाइप का संस्था है जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। तो इसका स्थापना कहाँ हुआ था साथियों, या इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बताइएगा। इसका मुख्यालय जो हो जाएगा साथियों, नेपाल की राजधानी कहाँ में हो जाएगा? काठमांडू में हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? काठमांडू में है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और यहां से पूछे जाएगा सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर सभी वैकेंसी की तैयारी करवाई जाती है। जैसे मैं फिलहाल में अभी ग्रुप डी का तैयारी चल रहा है, एसएससी का तैयारी चल रहा है, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल जो है साथियों आपके बड़े भैया की तरह जो डेली आपको इंपॉर्टेंट क्लास देगा, जो कि डेली आपको तैयारी करवाता है। तो आप चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, इसका राइट आंसर आपका हो गया। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों? 6 नंबर आपका सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? बताइएगा, किस विटामिन के कमी के कारण आपको स्कर्वी रोग होता है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण से होता है। स्कर्वी जो होता है साथियों, किसके कारण से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आपका मसूड़ा से खून आएगा। मसूड़ा, एक मिनट, मसूड़ा से आपका खून आएगा, दांत से खून आएगा, ये सब से आपका खून आने लगेगा साथियों। ठीक है ना? कवर कीजिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए वीवीआई सवाल होगा। जैसे में यहाँ से विटामिन डी से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन डी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना? और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे? बताइएगा, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे साथियों? यहां से 3 क्रांति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो नीले क्रांति हो जाएगा साथियों, यह मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे साथियों? मत्स्य उत्पादन से है। अगर नीली क्रांति की जगह अगर आपके एग्जाम में पूछेगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, बताइएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे साथियों? दूध उत्पादन से है। याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे साथियों? दूध उत्पादन से। ठीक है ना? चलिए,
अगला नंबर सवाल है साथियों, राउरकेला। राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? बताइएगा। राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह जर्मनी के सहयोग से किया गया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? जर्मनी के सहयोग से किया गया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपकी एग्जाम में दिवस से भी प्रश्न पूछा जाता है, आप यहां पर कवर कर सकते हैं। जैसे में सवाल आपका बिल्कुल सिंपल है, आप लोग का जवाब आना चाहिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, कोई भी एग्जाम होता है, जो भी भारत सरकार का कोई भी एग्जाम होता है, तो उसमें 3 टाइप का सवाल पूछा जाता है। एक तो सबसे पहले कुछ इजी सवाल रहेंगे, जो कि इस टाइप के सवाल रहेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के सवाल रहेंगे, और कुछ टफ लेवल के सवाल रहेंगे जो किसी से नहीं बनता है, यहाँ तक कि टीचर से भी नहीं बनता है। तो कुछ 2-3 ऐसे प्रश्न रहते हैं टफ लेवल का, जो किसी से नहीं बनते हैं। तो हम लोग फोकस किस पर करेंगे साथियों? इजी और मॉडरेट लेवल को अगर कवर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है साथियों? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, तो याद रखिएगा यह 1974 से मनाना शुरू हुआ। अगला नंबर सवाल हम लोग कवर करेंगे साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था साथियों? स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन था साथियों? मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। एक आ रहा है बरूद्दीन तैबिज। बरूद्दीन तैबिज आ रहा है, देख लेते हैं। बरूद्दीन तैबिज बिल्कुल राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया साथियों, ज्वाइन कर लेंगे वहां पर, क्योंकि जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा। आप इस नंबर पर वैकेंसी लिखकर मैसेज कीजिएगा। वैकेंसी लिखकर क्या कीजिएगा साथियों? मैसेज कीजिएगा, तो फिर आपके पास वैकेंसी वाला ग्रुप भेज दिया जाएगा। उस पर जो भी वैकेंसी आती है सबसे पहले आपको बताया जाता है साथियों, ठीक है ना? तो आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर वैकेंसी लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, ताकि जो भी वैकेंसी आए आगे चलकर वो आपको सबसे पहले पता चले। चलिएगा, अगला नंबर सवाल है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइएगा, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा साथियों। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, बुल और बियर शब्द, जो बुल और बियर शब्द है, इसका संबंध किससे है साथियों? तो याद रखिएगा, यह शेयर बाजार से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो यह आपका शेयर बाजार से संबंधित है। अगला नंबर सवाल है साथियों, इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? बताइएगा, इंसुलिन का जो स्राव होता है वह मानव शरीर के किस अंग से होता है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह आपका अग्नाशय से होता है। यह आपका कहां से होता है साथियों? अग्नाशय से होता है। इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? अग्नाशय से होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? अग्नाशय से होता है। चलिएगा, अगला नंबर सवाल है साथियों, लोथल जो एक प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल है, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कवर कीजिएगा, लोथल एक प्रसिद्ध सिंध घाटी स्थल है जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है साथियों? तो लोथल जो है साथियों, यह आपका गुजरात में स्थित है। एक मिनट, लोथल आपका कहां में स्थित है साथियों? गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए,
15 नंबर सवाल को कवर करते हैं कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, बताइएगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है साथियों। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है सर। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होगा वह आपका उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आपका क्लियर हो गया। और यह अनुच्छेद, एक मिनट, अनुच्छेद 64 के तहत, अनुच्छेद 64 के तहत यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला नंबर सवाल है साथियों 16 नंबर सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को पता होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहां में है साथियों, यह आपका असम में है। यह कहां में है, यह असम में है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर भी कहा जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा किसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जवाब दीजिएगा, कंप्यूटर का आईसी चिप आमतौर पर किस पदार्थ का बना होता है, बताइएगा कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है वह आमतौर पर किस पदार्थ का बना होता है, बताइएगा कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है वह आमतौर पर किसका बना होता है साथियों। बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह सिलिकॉन का बना होता है। यह किसका बना होता है साथियों, सिलिकॉन का बना होता है। याद रखिएगा जो आईसी चिप होता है कंप्यूटर में, या कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता किन्हें कहा जाता है साथियों, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, बताइएगा ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है। तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, बताइएगा गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है साथियों, जयदेव। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। यह किसके कवि थे, जो जयदेव थे, यह किसके कवि थे, तो यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। 21 नंबर आपका सवाल है साथियों, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था, बताइएगा इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था। तो याद रखिएगा यह लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर आपका सवाल है साथियों, सवाना घास के मैदान विश्व के किस महाद्वीप में पाया जाता है। जो सवाना घास है साथियों वह मैदान के किस विश्व के किस महाद्वीप में पाया जाता है साथियों। तो याद रखिएगा यह अफ्रीका में पाया जाता है। जो सवाना घास है वह मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है साथियों। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारत के भाषाएं के बारे में बात किया गया है। और टोटल कितनी भाषाएं के बारे में बात किया गया है साथियों, तो टोटल 22 भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में बात किया गया है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल की बात करेंगे, जादूगोड़ा की खदान किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो जादूगोड़ा की खदान है साथियों वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जो जादूगोड़ा की खान है साथियों वह किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। यह कहां में स्थित है, तो यह झारखंड के सिंहभूम जिला में स्थित है। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करेंगे कि ध्वनि की तीव्रता, जो ध्वनि की तीव्रता है हम लोग किससे मापते हैं, कोई बच्चे बता सकते हैं ध्वनि की तीव्रता हम लोग किससे मापते हैं साथियों, एक मिनट। चलिए बताइएगा ध्वनि की तीव्रता हम लोग किससे मापते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, डेसिबल से नापते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, ये वाला आपका हो गया। 25 नंबर आपका 26 नंबर आपका सवाल है जो कि आप देख सकते हैं
कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। कथक यानी लोक नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है साथियों। तो कवर कीजिएगा। सवाल आपका क्या कर रहा है, सवाल आपका कर रहा है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बताइएगा कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह कथक जो है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पूछे जाते हैं साथियों, जैसे में केरल का कवर कीजिएगा तो केरल का मोहिनी अट्टम होता है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है साथियों, तो केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का। आंध्र प्रदेश कहाँ का हो जाएगा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। अगला नंबर सवाल को कवर करेंगे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, बताइएगा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है साथियों, तो उसका नाम है अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा साथियों, अप्सरा है। इसका स्थापना की बात करेंगे तो 1956 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था, 1956 में हुआ था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एनटीपीसी में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बताइएगा बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह किसके बीच लड़ा गया था, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। यह किसके बीच लड़ा गया था, तो मीर कासिम के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है साथियों, तो 7.4 होता है। 7.4 होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और यह कैसा होता है साथियों, तो यह आपका क्षारीय होता है। यह आपका कैसा होता है साथियों, यह आपका क्षारीय होता है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों। एडीबी का जो मुख्यालय स्थित है साथियों, यह मनीला में स्थित है। ये कहाँ में स्थित है साथियों, मनीला में। और मनीला किसकी राजधानी है, तो फिलीपींस का राजधानी है। मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस का राजधानी है। अगला नंबर सवाल को कवर करेंगे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बताइएगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। आरबीआई का स्थापना की बात करेंगे 1935 ईस्वी में। इसका मुख्यालय आपका मुंबई हो जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला नंबर सवाल है, किस प्लेनेट को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, तो मार्स को हम लोग रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं साथियों। एकदम इंपॉर्टेंट है, या गुलाबी ग्रह भी हम लोग उसको कहते हैं। अगला नंबर सवाल है, कांदबरी पुस्तक के लेखक कौन है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। कांदबरी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा कांदबरी पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। कांदबरी कांदबरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वान भट्ट। वान भट्ट कौन है साथियों, कांदबरी पुस्तक के लेखक हैं। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, ये वाला आपको ऊपर भी कवर करवाए थे साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह बागवानी और शहर से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओडिशा में कहाँ स्थित है, तो यह कोणार्क में स्थित है। जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओडिशा में है, यह कहाँ में स्थित है साथियों, कोणार्क में स्थित है, ठीक है ना। चलिए 36 नंबर आपका सवाल है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित होने का न्यूनतम आयु कितना है। अगर आप लोकसभा में जाना चाहते हैं साथियों, तो आपका न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए साथियों, 25 वर्ष होना चाहिए। और वोट देने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 21 वर्ष। और लोकसभा में जाने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा में 30 वर्ष। चलिए अगला नंबर सवाल है कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है साथियों, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ठोस बर्फ कहते हैं। अगला नंबर सवाल है साथियों, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था। सबसे पहले आपको क्लियर कर दिया, 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका दांडी मार्च हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका क्या हुआ था, दांडी मार्च या साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है, बताइएगा विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है साथियों, सुपीरियर झील है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, यह कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है। चलिए आज का आखिरी सवाल साथियों, भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। और ये सवाल एनटीपीसी के लिए एकदम वीवीआई सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा।